हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम जाद है नाना यार भाई। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भाई पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी स्पार्को भाई ऑल अचीवमेंट्स वर्सेस इंडियन इसरो भाई साहब ऑल अचीवमेंट्स। तो भाई साहब जो इन्होंने अचीवमेंट्स लिए हैं उसका आज हम लोग करने वाले कंपैरिजन। तो देखेंगे भाई, पता चलेगा कि किस मकाम पे कौन सी इसरो खड़ी है या स्पार्को खड़ी है। भाई साहब किस पोजीशन पर। तो आज करते हैं भाई, कौन करते हैं स्टार्ट। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा जो मार्स पर कॉलोनी बनाने वाली है। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो जो सूरज को छूना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को जिसका शायद ही आपने कभी नाम भी सुना हो। आखिर वो क्या कर रही है? लगता है जैसा वो स्पेस एजेंसी जो इंडिया की इसरो से भी 8 साल पहले बनी थी, जिसने पाकिस्तान को स्पेस में पहुंचाया, आज इतनी गुमनाम क्यों है? स्पार्को के ऐसे कारनामे जिसे पाकिस्तानी खुद ही नहीं जानते। चलो देखते जी हाँ, वही स्पार्को जिसने पाकिस्तान के डिफेंस, एग्रीकल्चर और कम्युनिकेशन में अहम किरदार अदा किया है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान ने स्पेस में कैसे कदम रखा और स्पार्को की मुकम्मल कहानी जो हर पाकिस्तानी को जाननी चाहिए। चलो देखते हैं भाई। चैप्टर 1 स्पेस रेस। दोस्तों ये बात है 1957 की, जब सोवियत यूनियन अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 स्पेस में भेजता है और यूं अमेरिका और यूएसएसआर के दरमियान स्पेस रेस शुरू हो जाती है, जिसके बाद अमेरिका अपनी स्पेस एजेंसी नासा बना लेता है। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी इंसान को स्पेस में भेजकर इस स्पेस रेस में बाजी ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें साउथ एशिया में एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत होती है जो उनके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सके। चैप्टर 2 राइज ऑफ स्पार्को। साल 1960 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान चंद साइंटिस्ट के साथ अमेरिका जाते हैं, जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट उन्हें नासा के साथ मिलकर काम करने की दावत देते हैं और पाकिस्तानी साइंटिस्ट को नासा में ट्रेनिंग भी देते हैं। 1961 में पाकिस्तान अपनी स्पेस एजेंसी स्पार्को बना लेता है, जिसका मतलब है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम और उनके दूसरे साथी पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के लिए मेहनत शुरू कर देते हैं और यूं 1962 को पाकिस्तान अपना पहला स्पेस रॉकेट रहबर 1 लॉन्च करता है और स्पेस में पहुंचने वाले इन चंद ममालिक में शामिल हो जाता है। ये वो दौर था जब इंडिया अभी स्पेस के ख्वाब ही देख रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने यहीं तक अपना काम नहीं रोका, बल्कि 1970 तक स्पार्को स्पेस में 200 से ज़ायद रॉकेट लॉन्च कर देता है। इन रॉकेट्स में रहबर 1, रहबर 2, रहबर 3, शाहीन 1 और शाहीन 2 शामिल हैं। नाम भी अजीब रखे हुए हैं। इसके अलावा स्पार्को अपने बहुत से सैटेलाइट्स भी स्पेस में भेजता है, जिनमें बदर ए, बदर बी, पाकसैट 1, पाकसैट 1R, पाकसैट 2, PRSS 1 और पाकटेस 1A शामिल हैं। ये सब कारनामे पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत बड़े एजाज़ थे, जिसके पास ना तो कोई ख़ास टेक्नोलॉजी थी और ना ही इतने रिसोर्सेज थे, लेकिन फिर भी हमने वो कर दिखाया जो आज भी बहुत से ममालिक का ख्वाब ही है। चैप्टर 3 चैलेंजेस। अगर देखा जाए तो स्पार्को के पास नासा और इसरो के मुकाबले में बहुत ही थोड़ा बजट है। इस वक्त नासा का बजट 25.4 बिलियन US डॉलर्स और इसरो का बजट 1.8 बिलियन US डॉलर्स है, जबकि स्पार्को का बजट सिर्फ 80 मिलियन US डॉलर्स ही है। टेक्नोलॉजी और दूसरे रिसोर्सेज के मुकाबले में भी पाकिस्तान इंडिया और अमेरिका से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इसके पीछे भी 3 और चैलेंजेस हैं। नंबर 1 इकॉनमी। पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा वीक है। आप जानते हैं कि इस तरह के महंगे स्पेस प्रोग्राम्स करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, जिसका पैसा गरीब आवाम की जेब से आता है। नंबर 2 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। हर बार पाकिस्तानी आर्मी मार्शल लॉ लगाकर जमहूरियत को ख़त्म कर देती है, जिसका असर स्पार्को पर भी होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी स्पार्को की तरफ खास तवज्जो नहीं देती। नंबर 3 लेक ऑफ टेक्नोलॉजी।
पाकिस्तान में इंडिया और अमेरिका के मुकाबले बहुत कम टेक्नोलॉजी है। इसकी खास वजह पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। ये सिस्टम साइंटिस्ट के बजाय सिर्फ लेबर पैदा करता है। चैप्टर 4 फ्यूचर ऑफ स्पार्को। अगर देखा जाए तो स्पार्को ने बहुत कम रिसोर्सेज के बावजूद भी बहुत कुछ किया है, लेकिन ये सब नासा और इसरो के मुकाबले में बहुत ही कम है। अगर पाकिस्तान अपने स्पेस प्रोग्राम्स में दिलचस्पी रखे तो हो सकता है कि स्पार्को एक बार फिर अपने पाँव पर खड़ा होकर दुनिया को हैरान कर दे और दूसरे ममालिक की तरह पूरे स्पेस में पाकिस्तान की सो हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं इसरोस 2023 प्रोजेक्ट्स के बारे में। हमें पता है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन दिन ब दिन इतनी आगे बढ़ती जा रही है। हर दिन नए रॉकेट, हर दिन नई सैटेलाइट, हर दिन नए रोवर्स जो कि लॉन्च किए जा रहे हैं गवर्नमेंट या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें रोसकोस्मोस, नासा और भी दुनिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस में अपनी छाप छोड़ना चाह रहे हैं। वहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो भी कुछ इसी तरह से काम कर रही है और बहुत सारे मिशन और प्लान के साथ 2023 में उतरी है। जैसे कि अगर बात करें कि 26 अक्टूबर 2022 में इंडिया ने लॉन्च की थी लगभग 381 सैटेलाइट फॉर डिफरेंट कंट्री, जिसमें यूएसए था, कनाडा था, यूके, जर्मनी, स्वीडन और बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडेड थी, विच इज अ गुड अचीवमेंट। पर अभी हम देखते हैं लिस्ट मिशंस की जो इसरो के द्वारा दी गई है, जो कि इस 2023 से 2030 साल के बीच में लॉन्च किए जाएंगे। इसमें सबसे पहला आता है गगनयान। गगनयान ऐसा पहला मिशन है जिसमें स्पेस में इंसान को भेजा जाएगा, वो भी पहली बार होगा इंडिया के लिए। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग और कोलैबोरेशन है वो DRDO और HAL के साथ है। इस मिशन का डेवलपमेंट 2014 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गया था और इसका लगभग टोटल जो बजट है वो नियरली 12,400 करोड़ के लगभग है। तो अब बात करते हैं आदित्य L1 की। इंडिया का पहला एक सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है। इसमें बेसिकली होगा क्या कि इसमें लैग्रेनियन पॉइंट पे सैटेलाइट को भेजा जाएगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 बिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, और इसमें हर तरह की स्टडी की गई है। हर तरह की ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसकी एक्सपेक्टेड डेट रखी गई है कि ये मार्च 2023 में लॉन्च किया जाएगा। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो इसरो के पास वो एबिलिटी होगी कि वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर सोलार पे कोई स्टॉर्म आ रहा है वो पता किया जा सकता है और सन का वेदर सिस्टम चेक किया जा सकता है। अगर इसके बजट की बात करें मिशन के तो इसमें लगभग 378 करोड़ की लागत लगी है अगर हम लॉन्चिंग कॉस्ट को हटा दे तो अब बारी आती है चंद्रयान 3, जिसकी जो एक्सपेक्टेड डेट रखी गई है वो है 2023 जून को। जैसे कि मैं बताया, चंद्रयान 3 एक सक्सेसर माना जाएगा चंद्रयान 2 का, क्योंकि जो चंद्रयान 2 था वो लास्ट मिनट में फेल्ड हो गया था एक ग्लिच की वजह से, जो कि सॉफ्टवेयर लैंडिंग में आ गया था। जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसकी जो लॉन्च व्हीकल होगी वो हुई मार्क 3 LVM रॉकेट और इसका जो बजट होगा वो अप्रोक्सीमेटली 615 करोड़ का होगा। अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता है तो इंडिया चौथी कंट्री बन जाएगी जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की हो मून पे सक्सेसफुली। अगला आता है एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। इस मिशन को प्लान किया गया है कि इसे लॉन्च किया जाएगा सेकंड क्वार्टर ऑफ 2023 में, जिसमें एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी SSLV। इस मिशन की जो कॉस्ट है वो 95 करोड़ है और इस प्रोजेक्ट को बिगिन किया गया था सितंबर 2017 में। इस मिशन का काम ये होगा कि इसमें जो सैटेलाइट होगी वो ये स्टडी करेगी पल्सर्स के बारे में, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के बारे में, ब्लैक होल एक्सरे बाइनरीज के बारे में और नॉन थर्मल सुपरनोवा रिमेनेंट्स के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है NISAR यानी निसार। ये जो प्रोजेक्ट है ये जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा और इसरो के बीच में। इस मिशन में जो सैटेलाइट होगी वो अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए होगी और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी वो लगभग $1.5 बिलियन होगी। और ये जो सैटेलाइट है वो एक्सपेक्टेड की जा रही है जनवरी 2024 तक लॉन्च की जाएगी। और ये जो सैटेलाइट होगी वो एक्चुअली करेगी क्या, वो नेचुरल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेगी जो कि आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन है अर्थ का। और इसको जो लॉन्च किया जाएगा वो इंडिया में GSLV Mark 2 के साथ लॉन्च किया जाएगा, जो कि इस मिशन का प्लान है। इसके बाद आता है मंगलयान 2, which is the most awaited mission I can say।
जिसकी जो डेट है वो लॉन्च की गई थी 2021 से 2022 में, पर कुछ कमियों के कारण, कुछ नई स्टडीज के कारण, कुछ रॉकेट के लिए दिक्कतों के कारण, बहुत सारी चीजों को नेग्लेक्ट करके और एक एक्सपेक्टेड डेट, एक नई डेट लॉन्च की गई, वो थी 2025। तो ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो मार्स पे सॉफ्ट लैंडिंग का इसका मिशन होगा, जो कि एक एशियंट लेक मानी जा रही है, एड्रानिया बेसिन, जहाँ पे इसको सॉफ्ट लैंड किया जाएगा। अब बात आती है शुक्रियान 1 की, जो कि एक और इंटरप्लेनेटरी मिशन है इसरो का। सो शुक्रियान 1 को प्लान किया गया है वीनस के एटमॉस्फेयर और उसके सरफेस को स्टडी करने के लिए, और इस मिशन को प्लान किया गया था दिसंबर 2024 में। और इसमें जो स्पेस व्हीकल होगा वो होगा GSLV Mark 2। इस मिशन को पर्पस किया गया था 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस मिशन में इसरो के साथ जो प्रपोजल दिया गया था, जिसमें बहुत सारी कंट्री ने कोलैबोरेशन किया था, जो कि है फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, रशिया, ये सब कंट्री थी जो इस मिशन में शॉर्टलिस्ट की गई थी। तो बात करते हैं एस्ट्रोसैट 2 की। जैसे कि सक्सेसफुल एस्ट्रोसैट 1 हुआ था, जो कि ऑपरेशन खत्म हुआ था 2020 में, एस्ट्रोसैट 2 एक इंडिया का सेकंड मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। बेसिकली अगर मैं इसके की फंक्शन की बात करूं और इसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये स्टडी करता है न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल्स, बाइनरी स्टार सिस्टम और स्टार बर्थ रीजन को। जो एस्ट्रोसैट 1 है वो मैनेज किया जाएगा स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल सेंटर इसरो के द्वारा। और इसके बाद आता है हमारा लास्ट मिशन, जिसका नाम है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसको चंद्रयान 4 भी कहा जाता है। जैसे कि इसका नाम बताया जा रहा है लूनर रोबोटिक मिशन, जो कि कोलैबोरेशन है एक जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी से, जिसका नाम है JAXA। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा, इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि इसमें मून का जो साउथ पोल है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। इसमें एक लैंडर और एक रोवर भेजा जाएगा, जिसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 2025 है। आगे भारत रुक नहीं रहा, भारत आगे नचता ही जा रही भाई साहब, कोई मतलब भारत को पीछे से छू भी नहीं पा रहा। आप सोचो पाकिस्तानियों, तुम लोगों ने क्या उखाड़ा? तुम लोगों ने भाई साहब इसरो से पहले स्पेस एजेंसी बना 11 साल क्या पहले, उखाड़ 11 लिया? साल, 11 साल क्या पहले। ऐसा चीज तुम लोगों ने उखाड़ी? मुझे जरा आज बताओ। तुम चांद पर गए, तुम मार्स पर गए, तुम कहीं और गए? नहीं, रॉकेट हवा में चाइना अपने पीओ की मदद से हम लोग छोड़ते रहे हवाओं में, और 4-5 सैटेलाइटें आज तक छोड़ दी हैं। तो भाई हम बड़ा उछल रहे हैं। तुम्हारा $8 मिलियन बजट है भारतीय इसरो साल का, भाई साहब इससे 3 गुना ज्यादा कमा लेती है बाहर के लिए देशों की सैटेलाइटें बेच के। लेवल तो देखो, बड़े बड़े देश आज भाई सैटेलाइटें भिजवाते हैं भारत के द्वारा। तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम इधर चने बेच रहे हो, गोदे गधे बेच के तुम तो सोए हुए हो यार वजाद औकात देखो हमारी क्या। हम तो भारत की टक्कर 1000 साल तक भी आगे नहीं दे सकते, जो इस टाइम हमारे हालात बने हुए हैं। इसरो को टक्कर देंगे, इसरो को ये सपार को टक्कर देगा। वही ना, आप इनकी सोचो औकात कि है। इसरो भाई साहब इस टाइम दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी बनी हुई है, नासा को क्रॉस कर चुका है एक्यूरेसी के मामले में इस टाइम में इसरो ने। और इधर हम पाकिस्तानी भाई, हमने रॉकेट छोड़ दिया था वहां में। सालों रॉकेट तो बहन हर कोई कुत्ता बिल्ला भी छोड़ देता है। इनकी अचीवमेंट रॉकेट छोड़ने से क्या होता है? रॉकेट तो भाई साहब इंडिया हर दूसरे दिन भाई साहब वो भारत की गलियों में भारत के बच्चे छोड़ रहे होते हैं वहां में रॉकेट। रॉकेट छोड़ने से क्या होता है? रॉकेट छोड़ना कोई बड़ा अचीवमेंट है? कोई नहीं है। वो भी चाइना की मदद से छोड़ते हैं। वही वो ना। खुद छोड़ते वही हैं। ना। इंडिया तो अपने दम पे सब कुछ देखो कर ना रहा भाई है। साहब, अगले की अचीवमेंट वीनस पे देखोगे। जाने की सोच रहा है अगला भाई साहब, सूरज पे भाई वो मिशन कर रहा है, चांद पे जाने की चंद्रयान 4 अपने मिनरल्स लाने की वो सोच रहा है, अपने बंदे भाई साहब बाहर अंतरिक्ष में भेजने की सोच रहा है। हम इधर क्या कर रहे हैं? हम इधर बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि हमारे मुल्ले क्या बोल रहे हैं। हमारे मुल्ले बोलते हैं भाई ऊपर न जाना आराम है। आराम है भाई, बदतर हुरे नहीं मिलेंगी तो फिर कोई मेहनत भी इधर नहीं वो करता। 2030 तक उनके वो मिशन है जो दुनिया देखेगी यार। 2030 तक वो मिशन करेंगे जो दुनिया देखेगी। क्या बंदे आप भी भेज दुनिया रहे देख रही है तो दुनिया 2030 तक देखो क्या करते हैं इंडिया। वही ना भाई, अपने बंदे भेज डालेंगे। वो भी मोदी जी ने ऐलान कर दिया है 4 बंदों का, हाँ ना, जो ऊपर जाके अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। आप देखो ना लेवल उनको। इधर इधर बंदों भाई का साहब वो वही बात हो गई कि भाई साहब गधे का मुकाबला घोड़े से किया जा रहा है। ये इधर ये बात हो गई। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में? इधर वीडियो तुम करते तो तो भाई